Hello students, welcome back to our YouTube channel राहुल सर बायो त्रिवेदी। सबसे कम सबसे सटीक सोर्स सिलेक्शन इन नीट के अंतर्गत आज हम लोग फिर से एक नए टॉपिक पे बात करेंगे और आज का टॉपिक है हमारा नेफ्रॉन्स। क्या बोला मैंने? नेफ्रॉन्स, वृक्क नलिका। पिछली क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे किडनी के बारे में, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में, जहां पे हम लोगों ने बात की थी कि किडनी किसी भी पर्सन में पाई जाने वाली वो स्ट्रक्चर है जिसके द्वारा ब्लड से एक्सेस मटेरियल को फिल्टर किया जाता है। यानी जो भी हमारे शरीर में अनावश्यक होता है, वज्र होता है, ठोस होता है, विसरणशील होता है, पॉइजनस होता है, उन सबको एक्सक्रीट करना, एलिमिनेट करना, फिल्टरेट करना किडनी का काम होता है। तो किडनी के अंदर ऐसा क्या है जिसके द्वारा ये किया जाता है? तो किडनी के अंदर क्या है? किडनी के अंदर है बेटा नेफ्रॉन्स। चलिए बात करते हैं नेफ्रॉन्स के बारे में। तो सबसे पहली बात तो ये समझ लें कि नेफ्रॉन्स का दूसरा नाम होता है यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। नेफ्रॉन या यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं क्या? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। यानी कोई भी जो किडनी है वो किससे बनी है? नेफ्रॉन से बनी है, और इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट। यानी पूरी बनी भी इसी से, और जो भी किडनी काम करती है वो किडनी नहीं बल्कि नेफ्रॉन्स वर्क करती है। तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। अब बात ये करते हैं कि किडनी में कितने नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं। किडनी में कितने नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं? तो 1 मिलियन पर किडनी। कुल मिलाकर कितने हो गए? 2 मिलियन। 10 मिलियन 1 मिलियन एक किडनी में और 1 मिलियन दूसरी किडनी में। बेटा मिलियन का मतलब होता है 10 lakhs। यानी कुल मिलाकर के हमारी किडनी में 20 लाख नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं, दोनों में मिलाकर के। अब बात करें अगर कि नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर की, नेफ्रॉन कैसा बना होता है, क्योंकि जब तक इसकी बनावट क्लियर नहीं होगी बच्चों, जब तक हम इसके फंक्शन पर फोकस नहीं कर पाएंगे। तो आइए बात करते हैं कि कैसे बना होता है। किसी भी नेफ्रॉन्स में दो मेन पार्ट होते हैं। पहला पार्ट इसका कहलाता है ग्लोमेरुलस, और दूसरा पार्ट इसका कहलाता है रीनल ट्यूब्यूल्स। अब जरा इसको बोर्ड पर देखिए कैसे बना हुआ है। तो प्रत्येक नेफ्रॉन्स जो होता है वो इस तरीके से ऐसे आपके सामने ये बना हुआ है, इस तरीके से ऐसे। कैसा दिख रहा है? जैसे गुब्बारे में इस तरीके से ऐसे मुक्का मार दिया जाए और अंदर की तरफ को धंस जाए। दरअसल जो आपको जैसे ये दिख रहा है ऐसे ना हो करके ये इस तरीके से ऐसे, ये इस तरीके से ऐसा स्ट्रक्चर है। जैसे यहाँ पर ये बैलून था, इस बैलून में इस तरीके से ये बैलून था, और बैलून में ऊपर से किसी ने इस तरीके से ऐसे मार दिया। अब चूंकि बोर्ड पर हमेशा 1 डायमेंशन डायग्राम बनता है, तो उस चीज को दिमाग में इमेजिन करना पड़ेगा। दरअसल ये ऐसे है, जिस तरीके से आप ऐसे देख रहे हो वैसे। अब जब इसकी फोटो लोगे तो कैसे आएगा? ऐसे आएगा। क्लियर हुआ इतनी बात? तो अब बेटा यहां पर जो ये पहला पार्ट आपको दिख रहा है, इस पहले पार्ट को हम कहते हैं बोमेन्स कैप्सूल।
ये बोमेंस का मतलब यहाँ बाउल से लिया गया है, कटोरे की तरह, इसलिए इसको हम बोलते हैं बाउल, बोलते हैं ना बाउल कटोरे को। तो ये मैंने क्या कहा, ये ऐसे ऐसे होता है ऐसे, इसलिए इसको हम कहते हैं बोमेंस कैप्सूल। अब इस बोमेंस कैप्सूल के ऊपर पिछले टर्म पर या जब पहले दिन हम किडनी पढ़ रहे थे, इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था कि किडनी के अंदर रीनल आर्टरी एंट्री करती है और रीनल वेन कम आउट होती है। तो जो रीनल आर्टरी गई थी वो रीनल आर्टरी इस तरीके से प्रत्येक नेफ्रॉन के ऊपर ऐसे जाती है ऐसे, और प्रत्येक बोमेन कैप्सूल के ऊपर इस तरीके से करीब करीब 50 कैपिलरीज में ऐसे बट जाती है, ऐसे 50 कैपिलरीज में बट जाती है इस तरीके से ऐसे। और जब ये आई थी तो रीनल आर्टरी थी, और जाने के बाद क्या हुआ, चूंकि फिल्ट्रेशन हो जाता है तो ये इस तरीके से ऐसे बट जाती है। इसका कलर मैंने इसलिए चेंज किया चूंकि यहाँ पर फिल्ट्रेशन के बाद का सीन है, और सारी बात यहाँ पर ईमानदारी से समझने की कोशिश करेंगे जब भी मजा आएगा। तो इस तरीके से यहां पर ये अप्रोक्सीमेट 50 कैपिलरीज ऐसे, एक कैपिलरी का बंच यहां पर बनता है, और वापस इनका कलर चेंज करने का सिर्फ एक ही मकसद है हमारा कि किस तरीके से ये बदलती कैसे। तो जब ये आई थी, ध्यान रखें, बहुत ध्यान रखने वाली बात यहां पर, जब ये आई थी तो इसका नाम क्या था, इसका नाम था एफरेंट रीनल आर्टरी। दूसरी बात एक और यहां पर ध्यान रखें हम कि इसका जो डायमीटर है वो अधिक है, मोर थिक, या कंटेन हायर डायमीटर। अब देखो यहां पर ये क्या दिख रहा है आपको, ये कैपिलरी का जो बंच दिख रहा है इसे हम कहते हैं ग्लोमेरुलस बराबर टफ्ट ऑफ कैपिलरीज। कैपिलरी का गुच्छा जिसे हम कहते हैं ग्लोमेरुलस, कहां से पास आउट हो रहा है, बोमेंस के ऊपर, बोमेंस कैप्सूल से। अब जब ये पास आउट होके आई, जो ये ब्लू कलर से अब आपको दिख रही है, एक एक चीज को समझोगे तो मजा आएगा बेटा। तो इसको हम कहते हैं यहां पर इफरेंट, क्या कहते हैं इसको, इफरेंट। दोनों में अंतर क्या है, एफरेंट जो है वो आ रही है, एफरेंट क्या है, ये आ रही है, और इफरेंट बाहर निकल रही है इस तरीके से। दूसरा, ये मोर थिक थी और ये कैसी है, थिन है, लेस डायमीटर। इसका व्यास हमेशा कम होता है, लेस डायमीटर का मतलब यहां पर हो गया कि ये पतली है। दूसरी एक और अंतर यहां पर समझ के चलेंगे कि इसका जो ब्लड प्रेशर है ये हाई है, किसका ब्लड प्रेशर हाई है, एफरेंट का, और बीपी कम किसका है बेटा, इसका। कितना होता है ये आगे पढ़ेंगे हम लोग, इसका ब्लड प्रेशर लेस होता है। तो ये पार्ट जो आप देख रहे हो ये पहला पार्ट था ग्लोमेरुलस, यानी ग्लोमेरुलस का रीनल ट्यूब्यूल से कोई लेना देना नहीं। ग्लोमेरुलस का केवल मतलब था कि जो ब्लड कैपिलरीज हैं, जो रीनल आर्टरियों किस तरीके से किडनी के अंदर पास आउट होती हैं और किस तरीके से नेफ्रॉन के साथ संबंध बनाती हैं, उससे हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। इसीलिए केवल इतना ही बनाया गया। अब देखिए दोनों में एक चीज और देखो, कई बार एक टर्म होता है यहां पर कि बोमेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस दोनों को मिलाकर के हम बोलते हैं मेलपीजियन
ट्यूब्यूल्स। अकेले बोलेंगे जो कटोरे जैसा था तो उसको बोमेन कैप्सूल, जो ब्लड कैपिलरीज का बंच यहाँ पर बना, एफरेंट इफरेंट का जो यहाँ पर ज्वाइंट बना, उससे हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस, और इन दोनों को एक साथ मिला करके बोलते हैं मैलपीजियन ट्यूब्यूल्स। अब हम लोग बेटा आगे बात करेंगे किसकी, रीनल ट्यूब्यूल्स की। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसकी, डिसेंडिंग लिम्ब की बात करते हैं। लूप ऑफ हेनले में क्या क्या पूछा जा सकता है पीसीटी में मैंने बता दिया। तो सबसे पहले लूप ऑफ हेनले ये है, इसके 3 आर्म हैं, ये डिसेंडिंग है, ये ट्रांसवर्स है और ये असेंडिंग है। अब यहां पर क्वेश्चन कौन से आपको पकड़ के रखने हैं। सबसे पहली बात कि ये थिनर है, थिनर समझ गए, सॉरी थिकर है, थिनर नहीं थिकर है, राइट। इस तरीके से देखो यहां पे बना हुआ है, ध्यान से देखिए इसको, ये वाला हिस्सा थोड़ा सा ऐसे और ये वाला थोड़ा सा हिस्सा फूला हुआ आपको दिखेगा ऐसे। दूसरा पॉइंट, लाइन्ड बाय क्यूबॉइडल एपिथेलियम। यह भी क्यूबॉइडल एपिथेलियम से आस्तरित होता है। तीसरी सबसे मेन बात यहां पकड़ के चलना है, इम्परमिएबल फॉर वाटर, जल के लिए अपारगम्य है, जल इससे पार नहीं निकल पाएगा। देखो ये बातें अगर आप याद नहीं रखोगे तो आगे बड़ी दिक्कत हो जाएगी, इसलिए ये बातें आपको ध्यान रखनी। जल के लिए अपारगम्य है, इम्परमिएबल फॉर वाटर बट परमिएबल विद या परमिएबल टू सोडियम एंड क्लोराइड आयन, परमिएबल फॉर सोडियम एंड क्लोराइड आयन। कहने का मतलब हमारे ये था कि अगर इससे पानी, इसमें ऐसे पानी डाला जाए तो पानी इससे बाहर नहीं आएगा, लेकिन अगर सोडियम और क्लोराइड आयन है तो ये यहां से अंदर बाहर कर सकते हैं, ऐसे जरूरी नहीं ऐसे, ये आर पार जा सकते। तो ये वाला जो डिसेंडिंग लिम्ब है ये सोडियम और क्लोराइड जैसे आयनों के लिए परमिएबल है, लेकिन वाटर के लिए इम्परमिएबल है। क्लियर हुआ। अब बेटा इसके बाद हम लोग बात करते हैं किसकी, किसकी बात करेंगे, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, इसकी बात करते हैं जो ऊपर की तरफ जा रहा है। चलिए इसकी बात करते हैं, असेंडिंग लिम्ब। तो अगर असेंडिंग लिम्ब की बात करें तो यहां से में क्या पूछा जा सकता है। पहला पॉइंट, थिनर है, पतला है। दूसरा, परमिएबल फॉर वाटर, यहां से जल आर पार जा सकता है, लेकिन इम्परमिएबल फॉर Na एंड क्लोराइड आयंस। सोडियम और क्लोराइड के लिए ये पार्ट जो होता है ये कैसा है, इम्परमिएबल है। तो आई थिंक यहां तक हमारी बात आप समझ गए। अब हम लोग इसके आगे की बात करेंगे, यानी डिस्टल कन्वोल्यूटेड की बात करेंगे। बेटा डीसीटी जो है ना, कहां दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है, ठीक। ये तो पहले ही आपको बता दिया कि ये डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से, चूंकि ये बोमेन से दूर है इसलिए डिस्टल है। क्वेश्चन पकड़ना, लाइन्ड विद
क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ये भी क्यूबॉइडल एपिथेलियम से आस्तरित है। दूसरा पॉइंट हमेशा ध्यान रखना यहां पर, परमिएबल टू सोडियम एंड क्लोराइड आयन, सोडियम और क्लोराइड के लिए ये परमिएबल है। यहां पर क्या है, ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम बिन माइक्रोबेलाई अभी बनाई थी, फिर बना देते हैं। यहां पर जो अंदर की तरफ है वो इस प्रकार से यहां पर ऐसे माइक्रोबेलाई युक्त क्यूबॉइडल एपिथेलियम यहां पर अंदर की तरफ पाए जाते हैं। अब लास्ट पॉइंट पे बात करते हैं। लास्ट पॉइंट हमारा क्या था, ये कलेक्टिंग डक्ट, संग्रह नलिका। तो कलेक्टिंग डक्ट इसका नाम क्यों रखा गया? कलेक्टिंग डक्ट इसका नाम रखने का एक ही रीजन था। क्या रीजन था? कि इसमें बहुत सारी नेफ्रॉन्स आकर के इसके साथ जुड़ती है। ये जितने भी आपको ये कटे कटे दिख रहे हैं ना, ये ऐसे, यहां सब जगह से अलग अलग नेफ्रॉन आकर के जुड़ी है। क्लियर हुआ? बताया था ना, ये किडनी में 10 लाख पाई जाती, तो वो 10 लाख जो है ना वो इसी तरीके से कलेक्टिंग डक्ट में आकर के जुड़ती है, और कलेक्टिंग डक्ट आगे चल के आपका रीनल पेल्विस बनाता है। अगर हम इसकी बात करें तो लाइन्ड बाय कॉलुमेनर एपिथेलियम। देखो इसको अभी यहां पे याद कर लो या एनिमल टिश्यू से याद करो, क्वेश्चन आप देखेंगे जरूर आते हैं। तो इतनी बात बेटा यहां पर क्लियर हुई। अब हम लोग बात करेंगे यहां पर रीनल ब्लड सप्लाई की। अब बेटा यहां पर हम लोग बात करेंगे रीनल ब्लड सप्लाई। पहले तुम इसका मतलब समझो, इसका मतलब क्या है, इस रीनल ब्लड सप्लाई का मतलब क्या है। हम लोगों ने जब किडनी का स्ट्रक्चर पढ़ा तो किडनी का स्ट्रक्चर पढ़ते समय हमने आपको बताया कि इसके पिछले भाग से ये रीनल पेल्विस ऐसे निकलता है, ऐसे। लेकिन साथ साथ एक बात और की गई थी। क्या की गई थी? कि इसके अंदर यह रीनल आर्टरी एंट्री करती है और इस तरह से बाहर रीनल वेन बाहर निकलती है। अब भैया ये कौन सी फैक्ट्री है इसके अंदर जो आर्टरी को वेन बना देती है? सपोज करो कि यहां पे एक ये नेफ्रॉन्स है, इस तरीके से ये नेफ्रॉन्स है, और नेफ्रॉन्स यहां पर ये इस तरीके से और नेफ्रॉन्स है, ये भी नेफ्रॉन्स है, ऐसे ऐसे। ये जो रीनल आर्टरी है ये इसके अंदर प्रवेश करने के बाद ऐसे बट जाती है, ऐसे बट गई, और अब इसे क्या कहा गया? एफरेंट। फिर ऐसे बट गई, इसके ऊपर से पास आउट हुई, अब इसे क्या कहा गया? एफरेंट। फिर ऐसे बट गई, फिर इसे क्या कहा गया? एफरेंट। ऐसे ये इसके अंदर जाकर के ऐसे बटती है, और फिल्टरेशन के बाद देखो यहां से ये निकली ऐसे, फिर यहां से निकली, फिर ऐसे निकली, और फाइनली ये इस तरीके से यहां से बाहर आउट हो जाती। और जो भी एक्सेस मटेरियल था वो इन नेफ्रॉन्स के थ्रू यहां पर फिल्टर हो गया। सारी नेफ्रॉन्स आपकी यहां पर आकर के ऐसे खुल गई, ऐसे। तो इस प्रकार किडनी के अंदर ब्लड कैसे सप्लाई होता है इसकी बात करेंगे अब हम। तो यहां पर बेटा हम देखें, क्या देखेंगे हम लोग
कि जो रीनल ब्लड है या रीनल ब्लड सप्लाई है, जो किडनी के अंदर ब्लड की सप्लाई है, अब जरा इसको डिटेल में देखो। ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर कराया मैंने। 3 पार्ट हैं इसके। पहला पार्ट इसका कहलाता है ग्लोमेरुलस। ये ग्लोमेरुलस कहां है? ये ग्लोमेरुलस ये है, इसे हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। इसका क्या मतलब है? वास्तव में जो रीनल आर्टरी आई थी, ये अंदर आकर के जब बोमेन्स कैप्सूल के ऊपर से पास आउट होती है तो करीब करीब 50 कैपिलरीज में कैसी हो जाती? बट जाती है। तो ये जो टफ्ट ऑफ कैपिलरीज आपको दिख रहा है, रक्त केशिकाओं का गुच्छा दिख रहा है, कितनी है इसमें? 50 कैपिलरीज। ये 50 कैपिलरी मिल करके बनाती है ग्लोमेरुलस, और इसकी लोकेशन क्या है? बोमेन्स कैप्सूल के ऊपर पाया जाता है। एक बात और ध्यान रखना यहां पर कि इसमें हाई ब्लड प्रेशर होता है, कितना? अप्रॉक्स 60 mmHg का। क्लियर हो गई बात इतनी? तो पहला पार्ट आप समझ गए कि रीनल ब्लड सप्लाई का पहला पार्ट ग्लोमेरुलस है। अब दूसरे की बात करें, दूसरा पार्ट कहलाता है पेरी ट्यूबुलर नेटवर्क। ये कहां है? जितना हिस्सा आप देख रहे हैं, कहां से देख रहे हैं? पीसीटी और डीसीटी के चारों तरफ जितना हिस्सा आप देख रहे हैं, यानी ये हिस्सा और यहां से लेकर के ये हिस्सा, इन दोनों हिस्सों को हम कहते हैं पेरीट्यूबुलर नेटवर्क। पीसीटी और डीसीटी की चारों तरफ जितनी रक्त नलिकाएं दिख रही हैं, इन सभी रक्त नलिकाओं को हम कहते हैं, क्या कहते हैं? पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज, यानी सेकंड कैपिलरीज। और इसका ब्लड प्रेशर बेटा होता है लो ब्लड प्रेशर होता है। यहां पर कितना होता है? अप्रोक्सीमेट 13 mmHg। अब तीसरी बात आती है, तीसरी बात कहलाती है वर्सा रेक्टा। क्या कहलाती है? वर्सा रेक्टा। ये जो लूप आप हेनली के चारों तरफ ये देख रहे हो ना, मैंने थोड़ा सा अलग कलर देने की कोशिश की। ये हिस्सा कहलाता है वर्सा रेक्टा। प्रेजेंस ओनली अराउंड द लूप ऑफ हेनली। तो आई थिंक पूरी बात आप समझ गए कि किस प्रकार से एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बना होता है। अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे काइंड्स ऑफ नेफ्रॉन्स की। तो बच्चों अब हम लोग बात करेंगे रीनल ट्यूब्यूल्स की। देखो यहां पर बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है। ये आपको बताया मैंने, ग्लोमेरुलस, ये बोमेन्स कैप्सूल, और दोनों को मिला दें तो इसे कहते हैं मेलपीजियन ट्यूब्यूल्स। जितना ये ब्लैक कलर से बना हुआ ट्यूब आपको दिख रहा है, ये ब्लैक कलर से बना हुआ जो ट्यूब दिख रहा है, ये हमारी रीनल ट्यूब्यूल्स है। वास्तविक तौर पर ये रक्त नलिका है। अब इसके कितने पार्ट होते हैं? पहला पार्ट आपको मैंने बताया कि इसका पहला पार्ट ये है बोमेन्स कैप्सूल। अब इसकी जो ये दीवार आपको दिख रही है, ये हम फिल्ट्रेट के समय इसको डिस्क्राइब करेंगे। अभी पहले केवल रक्त नलिका के बारे में या नेफ्रॉन्स के बारे में बात करें। तो पहला पार्ट इसका है बोमेन कैप्सूल। और क्यों है? ये बोमेन्स का मतलब बाउल से ले लिया। ठीक इसके नीचे जब हम चलते हैं, ये पार्ट आपको दिख रहा है, इसे हम कहते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड
ट्यूब्यूल्स, या हम लोग इसे कह देते हैं शॉर्ट में पीसीटी, हिंदी में निकटस्थ कुंडलित नलिका। निकटस्थ किसके है? बोमेन्स कैप्सूल के जो पास में होती है। और ये देखो कुंडली दिख रही है आपको ऐसे स्लाइटली क्वाइल्ड, और इसी क्वाइल्ड को तो हम कह रहे हैं कॉन्वोल्यूटेड। तो ये कैसी है? बोमेन्स के पास में है, इसलिए निकटस्थ कुंडलित दिख रही है, नलिका आपको दिख ही रही है। तो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। पहला पॉइंट क्या निकल रहा है इसमें? लोअर पार्ट ऑफ बोमेन्स कैप्सूल, लोअर पार्ट ऑफ बोमेन्स कैप्सूल, बोमेन कैप्सूल के जो नीचे होती है उसे हम कहते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। कैसी दिख रही है? हाईली क्वाइल्ड, अत्यंत कुंडलित। तीसरी बात यहां पर बहुत ध्यान रखें, यह नीट में पूछा गया। लाइन्ड बाय कोबॉइडल एपिथेलियम विद ब्रुश बॉर्डर इंक्रीजिंग absorbing एरिया। lined by cuboidal epithelium with brush border। क्यों? इंक्रीजिंग absorbing एरिया। अब ये बात आप समझ नहीं पाए, इसको यहां पे देखो, अंदर की तरफ इस पर यहां पर ऐसी क्यूबॉइडल एपिथेलियम पाई जा रही है, ऐसे यहां पर इसका जो आंतरिक स्तर है वो आंतरिक स्तर क्यूबॉइडल एपिथेलियम से आस्तरित होता है ऐसे, और ऊपर की तरफ इसमें ये ब्रुश बॉर्डर पाए जाते हैं। ये हो गया हमारा क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्लियर हो गई बात? इतनी बात समझ गए आप? अब देखिए इसके बाद यहां से और यहां तक एक हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर होता है। इस हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं लूप ऑफ हेनले। क्या बोलते हैं बेटा? लूप ऑफ हेनले। इस लूप ऑफ हेनले में 3 पार्ट है। एक तो ये जो नीचे की तरफ आर्म जा रही, एक ये जो इस तरीके से इधर जा रही है, और दूसरा एक इसका हिस्सा ऊपर की तरफ जा रहा है। तीनों को मिलाकर के हम बोलते हैं लूप ऑफ हेनले। क्या बोलते हैं? लूप ऑफ हेनले, यानी हेनले का लूप। अब जो नीचे की तरफ जा रहा है उसे हम कहते हैं डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। क्योंकि वह नीचे की तरफ जा रहा है, डिसेंडिंग है। अब जो ये वाला दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है ना, इसे हम कहते हैं ट्रांसवर्स। क्योंकि कैसा है? अनुप्रस्थ है, तो ट्रांसवर्स लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। अब ये ऊपर की तरफ जा रहा, देखो ऐसे, इसे बेटा हम कहते हैं असेंडिंग
लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। इतनी बात समझ गए आप। सबसे पहले बोमेंस कैप्सूल, बोमेंस कैप्सूल के बाद प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स और प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स के बाद लूप ऑफ हेनले। ये ऐसे हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर, यू के आकार की रचना जो नीचे की तरफ जा रही है उसे हम डिसेंडिंग लिम्ब, जो ऊपर की तरफ जा रही है उसे असेंडिंग लिम्ब, और जो इस तरीके से आपको दिख रही इसे कहते हैं ट्रांसवर्स लिम्ब। क्लियर हुआ? अब देखिए इसके बाद अगर हम देखें तो नेफ्रॉन्स के अगले पार्ट के बारे में बात करें। अब ये आपको फिर से कुंडली पार्ट दिख रहा है, लेकिन ये कुंडली पार्ट बोमेंस कैप्सूल से दूर है। बोमेंस कैप्सूल से दूर है, इसलिए बेटा इसको हम कहते हैं डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। क्या बोलते हैं इसको? या DCT, दूरस्थ कुंडलित नलिका। देख ही रहे आप, ये हाईली कॉइल्ड है। ये कैसा दिख रहा है आपको? हाईली कॉइल्ड दिख रहा ना? देखो इस तरीके से हाईली कॉइल्ड दिख रहा। कई सारी DCT आपस में जुड़ करके एक बड़ी नलिका में खुलती है, जिसे हम कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट। क्या कहते हैं? संग्रह नलिका या कलेक्टिंग डक्ट। तो इतनी बात आपको क्लियर हुई। पूरी वृक्क नलिका में क्या क्या था? सबसे पहले ग्लोमेरुलस, दूसरा पार्ट रीनल ट्यूब्यूल्स। जो ग्लोमेरुलस था वो ब्लड कैपिलरी है, रीनल आर्टरी अंदर आकर के बट रही है, इसे हम कहते हैं एफरेंट रीनल आर्टरी, इसे हम कहते हैं इफरेंट रीनल आर्टरी, और ये जो आपको दिख रहा है इसको हम कहते हैं क्या? ग्लोमेरुलस। मतलब कैपिलरी का बंच। दोनों को मिला करके क्या बोलते हैं? मैलपीजियन ट्यूब्यूल्स। दोनों को मिला करके बोला जाता है मैलपीजियन ट्यूब्यूल्स। आई थिंक माय पॉइंट इज क्लियर नाउ। अब थोड़ी सी बेटा यहां पर हम लोग कुछ स्पेशल टाइप के क्वेश्चन यहां पर करेंगे।